हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 31 जनवरी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एनालिसिस लेकर आपके लिए आ चुके हैं। इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। गाइस, हम फुल डिटेल के साथ कवर करते हैं हर वीडियो को, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है वीडियो, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन भी हम एक पॉइंट भी नहीं छोड़ते हैं। आपको पूरी डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन को बताते हैं, तो उसमें थोड़ी सी चीजें आपको रिसर्च करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो आपको लेट मिल पाता है। बट आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपको हर एक चीज पूरी डिटेल के साथ मिलेगी। गाइस, आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी इसकी पीडीएफ हम डाल देते हैं। इसके अलावा गाइस, जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है, उसको कर लीजिएगा। वहां पर जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी टॉपिकों के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। उस प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोस आपको मिल जाएगी, जहां से आपके लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता है? तो ये फ्रांस ने जीता है, फ्रांस ने जीता है। 2018 का भी पूछा गया है, 2019 का, 20 का, जब भी हुआ है आपका फीफा वर्ल्ड कप महिला और पुरुष का, उनको भी आप अच्छे से अब कर लीजिएगा। कल के एग्जाम में पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 में कहां पर होगा। तो गाइस, ये वाला जो आगामी खेल प्रतियोगिता है, इसके ऊपर हमने वीडियो आपको दे दिया है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहां से आपके लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर है? तो फीफा जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2019, ये किसने जीता है? तो ये यूएसए ने जीता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है गाइस मध्य प्रदेश से, कि आपका मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं विधानसभा में, ये कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे बना है, तो आपको हमने यहाँ पर पूरी चीजें मेंशन कर दी है। देखिए, 35 सीटें हैं अनुसूचित जाति की मध्य प्रदेश की विधानसभा में। कुल सीटें कितनी है? तो कुल 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। सामान्य वर्ग के लिए 148 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं। इनको सभी को ऐड आप करेंगे तो ये 230 सीटें हो जाएंगी, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें हैं। क्लियर है? तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन आपके नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी वाला जो हमने वीडियो दिया है, जिसमें हमने 120 क्वेश्चन कवर किए हैं, 120 क्वेश्चन, और ओनली 10 या 15 मिनट का वीडियो है, उसमें हमने इतने क्वेश्चन कवर कर लिए। उस वीडियो में काफी अच्छे तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और उसी में से ये क्वेश्चन डायरेक्टली निकल कर आ रहे हैं। तो गांधी जी ने कांग्रेस का जो अधिवेशन जो था, उसका पहली अध्यक्षता या एकमात्र अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन की। तो ये बेलगाम अधिवेशन था, 1924 में हुआ था। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है, यानी इस एकमात्र अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1924 आसानी से याद आप रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस गांधी जी से रिलेटेड ही बनते हैं। ये सभी वीडियोस जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी जिला है। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जो जिला है मध्य प्रदेश का, इससे अलग करके इसको बनाया गया है। अब ओरछा जो आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ओरछा आप किस जिले में आता है, तो ये आपका निवाड़ी जिले में आता है। पहले ये आपका टीकमगढ़ जिले में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान कब किया गया है? गाइस, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पहले राष्ट्रीय उद्यान, देखिए 8 तारीख से जब से एग्जाम स्टार्ट हुए ना, जब से क्वेश्चंस नहीं बने थे, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन बने होंगे राष्ट्रीय उद्यान से। अब राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 दिन से लगातार बन रहे हैं, कभी अभ्यारण्य पूछ ले रहा है तो कभी राष्ट्रीय उद्यान, तो अब बनने लगे हैं राष्ट्रीय उद्यान को, आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान कब किया गया? तो 2002 में इसका नाम ये किया गया, इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा प्रियदर्शनी। सिवनी में आपका आता है, सिवनी और छिंदवाड़ा जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, इनमें आपका ये आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। गाइस, पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच अभ्यारण्य भी यहीं पर है, तो पेंच अभ्यारण्य का जो नाम है मोगली अभ्यारण्य के नाम पर रखा गया है, और इसका नाम रखा गया था पेंच राष्ट्रीय उद्यान का इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों 2002 में ही चेंज किए गए थे। एक क्वेश्चन आपसे बना है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसकी आपसे ध्येय वाक्य पूछ लिया है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का सही जवाब रहेगा टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? तो बिंग वेन वेन इसका शुभंकर है, और 2022 में शीतकालीन ओलंपिक कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो बीजिंग में आयोजित किया जाएगा, चीन में। क्लियर है? तो इतनी डिटेल भी आप याद रखते चलेगा, हो सकता है अगली आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन बन जाए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम डिटेल में आपको करवाते हैं। थोड़ा सा वीडियो आपको लेट मिलता है, 1 से 1.5-2 घंटे लेट वीडियो आपको मिलता है, बट डिटेल हर एक चीज की आपको बता देते हैं, ताकि आपका वीडियो देखने के बाद में आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर ना जाए। इसलिए ही हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब आधी अधूरी जानकारी अगर आप ले भी लोगे तो उससे क्या करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? देखिए, विक्रम जो संवत शुरू हुआ, ये 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ विक्रम संवत, और विक्रम संवत जो था, इसका आरंभ 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा था विक्रमादित्य, इनके नाम पर हुआ था। तो इसका जो शुरू किया था, इसको विक्रम संवत को, इसको किसने शुरू किया था? अगर ये क्वेश्चन आपसे बनाए तो उज्जैन के राजा थे ये राजा विक्रमादित्य, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी विक्रम संवत की।
अच्छा, विक्रम संवत से क्वेश्चन बना है तो जरूर से आपसे शक संवत से भी क्वेश्चन बनेगा। वह शक संवत से रिलेटेड भी हमने डिटेल यहाँ पर डाल दी है। शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है और यह 78 ईस्वी से आरंभ हुआ है। ये क्वेश्चन बना है कि विक्रम संवत कब से शुरू हुआ है, 57 ईसा पूर्व से। तो शक जो संवत है ये आपका 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ इसका हुआ है और इसे कुषाण राजा कनिष्क ने चलाया था। क्लियर है? तो ये 3 बातें आप इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है कि मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला कौन सा है। ये जिला है आपका, देखिए अब ऑप्शन आपको 4 मिले थे, अब कौन कौन से थे ये हमें नहीं पता है, बट हमने आपको सारे बता दिए हैं। 9 जिले की सीमा लगती है महाराष्ट्र से, बालाघाट जिला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर, ये 9 जिले की सीमा महाराष्ट्र की बॉर्डर से टच होती है। तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए कल ही हमने आपको बताया था कि जो है बॉर्डर से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बन रहे हैं कि महाराष्ट्र, पश्चिम में जो है आपका राजस्थान वगैरह, गुजरात, इनसे कौन कौन से बॉर्डर से कौन कौन से जिले टच होते हैं और ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी 2 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है, वो भी हमने उस वीडियो में बता दिया था कल वाले एनालिसिस में। आप इनको अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइका लोक नृत्य कहाँ का है। गाइस पाइका जो लोक नृत्य है ये झारखंड का है, ध्यान रखिएगा। और पाइका जो है अब अगर आप गूगल करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, काफी सारे रिजल्ट आपके सामने होगा, कभी आपको असम दिखाएगा, कभी बिहार दिखाएगा, बट अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पाइका लोक नृत्य है ये झारखंड का है और एक पारंपरिक लोक नृत्य ये है। इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं, तो ये झारखंड का लोक नृत्य है पाइका। अगला क्वेश्चन है हमारा नरेंद्र मेनन किस खेल से संबंधित है। गाइस नरेंद्र जो मेनन है ये क्रिकेटर है, ध्यान रखिएगा। इनका पूरा नाम है नरेंद्र नारायण मेनन, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कहां पर हुआ है, तो इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। कब हुआ है, 7 जनवरी 1946 को। और ये कौन थे, नरेंद्र मेनन, तो ये क्रिकेटर थे। और अगर आपसे इनकी फील्ड भी पूछी जाए कि इनकी पोजीशन क्या थी, फील्डिंग पोजीशन, तो ये विकेट कीपर थे। इसके अलावा एम्पायर भी ये रह चुके हैं, तो एम्पायर और विकेट कीपर दोनों इनकी पोजीशन है और क्रिकेटर ये थे। अगला क्वेश्चन आपसे बना है कि 64 योगिनी मंदिर और दूल्हादेव मंदिर कहाँ है। 64 योगिनी मंदिर काफी सारी जगहों पर है, आपको पता होना चाहिए, बट अगर इसके साथ में आपको दूल्हादेव मंदिर भी मिल गया है तो आपका सही जवाब खजुराहो रहेगा, ध्यान रखिएगा। दूल्हादेव जो मंदिर है ये मूलतः शिव मंदिर है, भगवान शिव जी को समर्पित मंदिर ये है और इसको कुछ इतिहासकार कुंवरनाथ मंदिर भी कहते हैं। तो देखिए अभी एक खाम बाबा करके आया था एक आपका, तो इस टाइप से भी आपका ये कंफ्यूज कर सकता है वो ऑप्शन में खाम बाबा। आई थिंक मुझे नहीं पता है कि किसी ने पढ़ा होगा इससे पहले, और पढ़ा होगा भी तो इतना ध्यान नहीं दिया होगा, पढ़ के निकल गए होंगे, इतना जोर नहीं डाला होगा ताकि उसको एग्जैक्ट। अगर खाम बाबा पूछा तो हम सब चकरा गए थे कि ये क्या पूछ लिया, कहाँ से क्वेश्चन आया है। इसी तरह से कुंवरनाथ मंदिर का अगर पूछ लेंगे तो फिर वापस से वही बात आएगी, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। कुंवरनाथ जो मंदिर है इसको दूल्हादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है और कुछ इतिहासकारों का मानना यह है, ध्यान रखिएगा। और दूल्हादेव जो मंदिर है इसका निर्माण काल क्या रहा है, तो 1000 ईस्वी इसका के लगभग जो है इसका निर्माण काल रहा है दूल्हादेव मंदिर का, जो कि खजुराहो में आपका स्थित है। वैसे खजुराहो में जो मंदिर है वो बेसिकली 950 ईस्वी से 1050 के बीच में ही माने जाते हैं, तो इसी के बीच का ही ये मंदिर है आपका, 1000 के समथिंग का है और चंदेल शासकों के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। ये बात बेसिक डिटेल है जो कि आप सभी को पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू एशियाई डेवलपमेंट बैंक को कब स्थापित किया गया। जिन्होंने भी क्वेश्चन बताया है उन्होंने यही बताया है कि न्यू एशिया डेवलपमेंट बैंक कब स्थापित किया गया है। गाइस न्यू एशिया डेवलपमेंट बैंक नाम की कोई बैंक ही नहीं है भारत में या विश्व में, किसी प्रकार की कोई बैंक भी नहीं है। हमने जब रिसर्च किया तो हमें पता चला कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी होती है एक आपकी, एक एडीबी होती है, दूसरी होती है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, एक एनडीबी होती है, दूसरी एडीबी होती है और तीसरी होती है आपकी आईडीबीआई बैंक जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानता है, और चौथी होती है आपकी सिडबी जिसको स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की बैंकें हमें मिली है। तो आपसे आई थिंक यहीं से इन चारों में से जो बताया है इनमें से ही एक क्वेश्चन बना था। 110% हम कह सकते हैं कि इन चारों में से एक से आपके क्वेश्चन बना था, इसलिए हमने चारों मेंशन कर दिए। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए इनके बारे में तो इनका भी जवाब आप आसानी से दे देंगे। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली बैंक से। पहली है आपकी एशियाई विकास बैंक। गाइस एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। एडीबी की, एडीबी बैंक अगर आपसे पूछा जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक हिंदी ही नाम, इंग्लिश ही नाम इसका है, एनडीबी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई। इसका मुख्यालय संगाई चीन में स्थित है। इसके बाद में है आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम आईडीबीआई बोलते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसका हिंदी नाम है, जिसको इंग्लिश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई और इसका मुख्यालय भारत के मुंबई में स्थित है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या आईडीबीआई बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको सिडबी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, SIDBI बैंक। तो सिडबी बैंक इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल को हुई है 1990 में और इसका मुख्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 बैंकें हैं, यहीं से क्वेश्चन आपका बना था। इन चारों को याद रखिएगा, अगर आज इससे क्वेश्चन बन चुका है तो कल इन तीनों में से ही एक से क्वेश्चन बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गाइस कि मध्य प्रदेश के किस मुख्य न्यायाधीश ने ग्वालियर खंडपीठ को स्थापित किया था। अब इसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता चल पाया है, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया हो, इसीलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर पता नहीं चल पाया है, बट हमने पूरी डिटेल मेंशन कर दी है, आपको एक एक चीज बता देंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ का जो निर्माण करवाया था, जहां पर अभी वर्तमान में मुख्य न्यायालय है मध्य प्रदेश का, उसकी बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य जो खंडपीठ है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा गोकुलदास जी ने इसका निर्माण करवाया था 1889 में। अब मध्य प्रदेश जो जबलपुर में उच्च न्यायालय है, तो इसका स्थापना की गई है 1956 में, इसको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले ही 1889 में काफी ज्यादा पहले ही इसकी स्थापना करवा दी थी, इसका निर्माण करवा दिया था राजा गोकुलदास ने। तो ये डेट आप स्पेशली याद रखिएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ का निर्माण राजा गोकुलदास जी ने करवाया 1889 में। और वास्तुकार कौन थे इसके, हेनरी इरविन थे इसके वास्तुकार। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे बन चुका है, तो या तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो, ये अगर क्वेश्चन नहीं था, खंडपीठ वाला क्वेश्चन था, उसका भी हम आपको सोल्यूशन बता देते हैं। देखिए उसके बाद में क्या हुआ था, 28 नवंबर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के गठन हुआ था 1956। उसके बाद में 28 नवंबर 1968 को राष्ट्रपति जी के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, और उसके द्वारा इंदौर और ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठों की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी स्थापना, इंदौर और ग्वालियर में, तो ये 28 नवंबर को 1968 में जो राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी की गई थी, उसी के साथ इसकी स्थापना भी की गई थी 28 नवंबर को 1968 में। कहां पर, इंदौर और ग्वालियर में। इसके अलावा गाइस तीसरी जो खंडपीठ है ये भोपाल में प्रस्तावित है, अभी ये पूरी तरह से अभी बनी नहीं है, स्थायी नहीं हुई है, अभी प्रस्तावित है ये तीसरी खंडपीठ जो कि भोपाल में प्रस्तावित है। तो ये तो चीजें रही बेसिक इन्फॉर्मेशन की वाली, बट अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि देखिए मुख्य न्यायाधीश ने ग्वालियर खंडपीठ को कब स्थापित करवाया था। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बना गया। देखिए ग्वालियर खंडपीठ की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 28 नवंबर को 1968 में। क्लियर है, यहाँ पर इंदौर में और ग्वालियर में दोनों खंडपीठों की स्थापना की गई। तो इस टाइम पीरियड में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अब हम वो फैक्ट थोड़ा सा चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे जो कि थे वीपी दीक्षित जी। ये मध्य प्रदेश के तीसरे नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे वीपी दीक्षित जी, जिनका कार्यकाल रहा है 1959 से 1969 के बीच में। तो 1959 से 1969 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है, और इन्हीं के टाइम पीरियड में ही आपका जो स्थायी खंडपीठों की स्थापना की गई थी इंदौर और ग्वालियर की। तो यहाँ से हमें ऐसा पता चलता है कि हो सकता है कि वीपी दीक्षित के ही कार्यकाल में इनकी स्थापना की गई 1968, इसी टाइम पीरियड के बीच में पड़ता है। तो हो सकता है यही आपका सही जवाब हो, वीपी दीक्षित। हम 100% श्योर नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर, बट हो सकता है, हम पॉसिबिलिटी यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि हो सकता है कि वीपी दीक्षित अगर आपका ऑप्शन में हो तो वो ही आपका राइट आंसर हो सकता है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा क्या इसका राइट आंसर है, और आपको ऑप्शंस में मिले थे नहीं मिले थे, या फिर क्वेश्चन ही कुछ अलग था तो वो बात कुछ और रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की। तो संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग उठाई थी बाल गंगाधर तिलक जी ने उठाई थी। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी पहली बार। क्लियर है, एम एन राय जो आप बताएंगे, मुझे पता है कमेंट करेंगे आपके एम एन राय है, तो वो आंसर आपका गलत है, बाल गंगाधर तिलक ही सही जवाब आपका रहेगा। कुछ वेबसाइट जो होती है गूगल पर, वो जो है कुछ डेटा गलत रहता है, वो भी रैंक कर जाती है, उसकी वजह से आप सभी लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। बट हम सभी रिसर्च कर ही लाते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत कोई फैक्ट हो जाता है आगे पीछे, बाकी हम पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज का गलत और सही का। देखिए अंतिम बार 5वीं बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था, तो ये 1938 में लिया था। अंतिम बार 5वीं बार, पहली बार जो मांग उठाई गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा उठाई गई थी 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैप्टन रूप सिंह के नाम पर किस देश में सड़क बनाई गई है। तो कैप्टन रूप सिंह के नाम पर जो सड़क बनाई गई है ये म्यूनिक जर्मनी में बनाई गई है। एक और चीज हम आपको बता दें गाइस, ये जो क्वेश्चन है हम 1-2 दिन पहले ही करवा चुके हैं, जिस दिन आपका पूछा गया था कि कैप्टन रूप सिंह जो थे, कैप्टन रूप सिंह इनका जन्म कहाँ हुआ है या कब हुआ है, वो जिस दिन क्वेश्चन बना था उनके बारे में पूरी डिटेल हमने इतनी सारी मेंशन कर दी थी, और उसी में से ये भी आपका एक था। ये पॉइंट हमने सभी जो है उसी में भी डाले थे, जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये उसी में डाले थे, और ये क्वेश्चन उसी से आज बना है। अगर आप डेली एनालिसिस देखते हैं तो पूरा ध्यान से देखा करें, एक एक चीज क्लियर करा करें, क्योंकि वहीं से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर है, अब हम एक्सप्लेनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 1936 में ओलंपिक में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद जर्मनी सरकार ने म्यूनिक की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा था। इसके नाम पर, कैप्टन रूप सिंह के नाम पर म्यूनिक की एक सड़क का नाम रखा था जर्मनी की सरकार ने 1936 के ओलंपिक में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद में। तो ये क्वेश्चन, ये वाला फैक्ट भी हमने उस दिन आपको करवा दिया था, जहां से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका बना है। क्लियर है, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन और बनेंगे आपके। कौन कौन से बनेंगे हम आपको बता दें। रूप सिंह के सम्मान में ग्वालियर में एक स्टेडियम का नाम रूप सिंह स्टेडियम रखा गया है, तो ये तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि लंदन में 2012 में हुए ओलंपिक में भी ध्यानचंद, लेस्ली क्लाडियस, इनके साथ साथ रूप सिंह, ये तीनों थे, ध्यानचंद, लेस्ली क्लाडियस और रूप सिंह, इनके नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है। लंदन में ये रखा गया है इनके नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि ध्यानचंद के नाम पर किस देश की मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है, या किस देश की मेट्रो स्टेशन का नाम पर ध्यानचंद का नाम रखा गया है। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपका आज
बना है। तो ध्यान रखिएगा, लंदन में जो हुआ था 2012 में ओलंपिक, तो इसमें ध्यानचंद, लेस्ली क्लॉडियस और रूप सिंह के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया था। हम आपको पूरा क्लियर करेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। देखिए 2012 में लंदन में के 3 मेट्रो स्टेशन 3 भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रोशन हुए थे। इसमें वाइल वॉटफोर्ड मेट्रो जंक्शन, देखिए वाइल वॉटफोर्ड मेट्रो जंक्शन को ध्यानचंद के नाम से जाना गया था। वाटफोर्ड हाई स्ट्रीट स्टेशन को रूप सिंह के नाम से जाना गया था और वुसे स्टेशन क्लॉडियस के नाम से जाना गया था। ये क्लॉडियस आपको लग रहा होगा कि ये कौन है, इनका नाम कभी नहीं सुना है। तो लेस्ली जो वॉल्टर क्लॉडियस है, इनका संबंध कोलकाता से है, हॉकी खिलाड़ी थे ये भारत के। इनका नाम आप याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा ऐसा ही है इसलिए आप याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट ये लेस्ली वॉल्टर क्लॉडियस है, कोलकाता के रहने वाले थे और भारत के हॉकी खिलाड़ी थे। ध्यानचंद, रूप सिंह और लेस्ली क्लॉडियस, इन तीनों के नाम से मेट्रो स्टेशन का नाम लंदन में रखा गया था। तो ध्यानचंद का जो निधन हुआ है 1789 में हुआ है, रूप सिंह का निधन हुआ है 1977 में। माफ कीजिएगा, हमने कुछ गलत बता दिया, ध्यानचंद का निधन 1979 में हुआ है और रूप सिंह का जो निधन हुआ है 1977 में हुआ है। तो ये चीजें थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा, एक एक चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। हम आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड कर देते हैं, आपको एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए कर लीजिएगा, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से बड़ी आराम से आप इन सभी फैक्ट को याद कर सकते हैं अच्छे से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सत्यदेव दुबे का संबंध किस क्षेत्र से है? सत्यदेव दुबे का जो संबंध है, ये भारतीय रंगमंच निर्देशक, अभिनेता, नाटककार, पटकथा लेखक, चलचित्र अभिनेता तथा निर्देशक ही थे। अब इन सभी में से क्या ऑप्शन में आपका था या सभी थे? सभी तो पॉसिबल नहीं होगा, बट कुछ आपको एक दो ऑप्शन में होंगे, तो वो आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? अब सत्यदेव जो दुबे हैं, इनका जन्म कहां पर हुआ है? सत्यदेव दुबे का जन्म 19 मार्च 1936 को हुआ है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, और इनका निधन हुआ है 25 दिसंबर को 2011 मुंबई में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, क्वेश्चन पूछा गया था बहुमूर्ति दर्शन किसके कारण होता है? इस टाइप से कोई क्वेश्चन बना था, बट इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं पता चल पाया कि क्वेश्चन क्या था, इसीलिए इसका आंसर भी बताना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि केचुए का मुख किस प्रकार का होता है? तो केचुए का जो मुख होता है ये अर्धचंद्राकार होता है, अर्धचंद्राकार केचुए का मुंह होता है। केचुए का मुंह शरीर के पहले खंड में पाया जाता है और यह देखने में अर्धचंद्राकार होता है। ये जो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, ये इनसे ही क्वेश्चन आपके ज्यादातर बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन साइंस में पूछा गया कि ब्रायोफाइटा में कौन सी विशेषता पाई जाती है? और देखिए ब्रायो जो फाइटा होता है, इसमें स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पर निर्भर रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ये विशेषता जो होती है ब्रायोफाइटा में पाई जाती है, हो सकता है यही आपको ऑप्शंस में मिला हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया पीएच मान से रिलेटेड कि पीएच मान, जिसका पीएच मान 7 होता है, वो होने पर क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए 7 जिसका पीएच मान होता है वो वस्तु अम्लीय जो होता है वो उदासीन होता है। 7 से अधिक पीएच मान होने पर वस्तु क्षारीय होती है और 7 से कम होने पर अम्लीय होती है, और बराबर अगर 7 रहता है तो वो उदासीन रहता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और बना है कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो श्वसन जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पुष्प में पत्तीनुमा संरचना किसकी होती है? तो पुष्प में जो पत्तीनुमा संरचना होती है वो बाह्य दलपुंज की होती है। बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इनकी संरचना हरे रंग की छोटी पत्तीनुमा होती है और जिन्हें बाह्य दलपुंज या बाह्य दल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनाया गया इसकी धान को किस विधि द्वारा कटाई कर साफ किया जाता है? क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें डाउट है, इसीलिए इसका राइट आंसर भी पता नहीं है कि क्या होगा। और ये क्वेश्चन व्यापम का रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी 2017 में ये क्वेश्चन आपका बन चुका था। क्लियर है? इस कटाई वाले जो प्रोसेस आपकी प्रोसेसिंग होती है, इसके अलावा जो विधि होती है ये फसल की और कटाई की, इसके अलावा कई सारी चीजें होती है इसमें, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन काफी सारे 2017 में भी पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बैरोमीटर का जो पारा है अचानक गिरने से क्या होता है? तो आंधी व तूफान का संकेत ही होते हैं। इसके अलावा फोलिक जो एसिड होती है किस विटामिन का नाम है? तो गाइस विटामिन B9 जो होता है इसको फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, या फोलिक एसिड को ही विटामिन बी के नाम से जाना जाता है, कैसे भी आप बोलिएगा। तो विटामिन B9 को फोलिक एसिड और फोलेट के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे हमारे फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस, जहां पर 25 हमें क्वेश्चंस मिले थे। हमने पूरी डिटेल के साथ आपको बताने की कोशिश की है। गलती से 1-2 क्वेश्चंस रह गए, वो भी आपकी गलती के कारण, क्योंकि आप पूरे आधे अधूरे क्वेश्चंस बताते हैं, तो हम भी उसका क्या करें, थोड़ा बहुत अगर कोई हिंट वाला मिल जाता है तो उसका तो हम अंदाजा लगा लेते, पता लगा लेते, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनका अंदाजा लगाना भी पॉसिबल नहीं होता है, उसी के कारण आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है एनालिसिस देने में। बाकी हमें तो जो होती है वो होती है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वही क्वेश्चन आपको बताना, और उसके बाद में आप ही कमेंट करेंगे कि ये सर ये क्वेश्चंस नहीं आए थे। क्लियर है? तो वो सारी चीजें हमें पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट की ओर। देखिए सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है कि इंदिरा गांधी बांध परियोजना कहां पर है? इंदिरा गांधी बांध परियोजना खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर पुनासा नामक स्थान पर ये है। क्लियर है? तो नर्मदा नगर है यहाँ पर खंडवा जिले में, इसके अंतर्गत तो पुनासा जिला है, पुनासा आपकी तहसील है, पुनासा तहसील है, इसी के अंतर्गत नर्मदा नगर है, यहीं पर आपका इंदिरा सागर बांध परियोजना स्थित है। इंदिरा सागर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है, ध्यान रखिए। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है
और ये जो आपकी इंदिरा सागर बांध परियोजना है, इसकी नींव 23 अक्टूबर 1984 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया धुआंधार जलप्रपात से। देखिए जलप्रपात भी काफी कम पूछे गए थे, अब स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे सारे टॉपिक, नए नए टॉपिक अब उठा रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, बांध वगैरह, इनसे कम क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे गए थे, तो अब क्वेश्चन हो सकता है इनसे निकल कर आने लगे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? ये जलप्रपात वाली वीडियो आपको जीके की जुगाड़ प्ले स्टोर में डाल दी है, वहां पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। इसके अलावा गाइस करंट का एक क्वेश्चन बना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कितने ड्रोन स्कूल खोलने की मंजूरी दी? तो 5 नए ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश में खोलने की जो मंजूरी दी थी, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी थी 11 दिसंबर 2021 को, ध्यान रखिएगा। और ये 2021 की हमारी स्पेशल एमपी करंट अफेयर की जो ई बुक है, उसमें काफी डीपली तरीके से अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं आपके। 11 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोलने का ऐलान किया था। और ये स्कूल कहां-कहां पर खोले जाएगा? अब इससे क्वेश्चन आपको बनेगा कि इनमें से कौन से जिले में ड्रोन स्कूल नहीं खोला जाएगा। इनका आप अच्छे से रट लीजिएगा, ये जिले कौन-कौन से हैं 5, इंदौर जिला, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर तो आप अच्छे से रट लेंगे, बट अब सतना भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, ये सतना में भी खोला जाएगा। देश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खुलेगा? तो ये ग्वालियर में खुलेगा, ध्यान रखिएगा। मार्च महीने में एमआईटीएस कॉलेज में ड्रोन स्कूल शुरू होगा। इसके अलावा गाइस ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी और एमआईटीएस के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देखिए एमओयू इसको बोलते हैं, ये साइन हुआ है इन दोनों के बीच में, किसको लेकर? तो ये ड्रोन स्कूल को लेकर ये मेमोरेंडम इनके बीच में साइन हुआ है, एमओयू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% आपका सही जवाब रहेगा। एक क्वेश्चन आपसे रिपीट हुआ है, ये अभी 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि भारत के पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? इनका नाम है सीके नायडू। भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच सन 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला था। अगर आप जिसके कप्तान कौन थे? सीके नायडू इसके कप्तान थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो कि भारतीय टीम का पहला टेस्ट मैच जो है ये हार गई थी, तो ये इसी का क्वेश्चन है, ये जिसके कप्तान थे सीके नायडू, ये टेस्ट मैच ये हार गई थी भारतीय टीम, जो कि पहला टेस्ट मैच था, स्पेशली आप याद रखिए। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि गाइस भारत का पहला ओडीआई कप्तान कौन था? तो भारत का पहला ओडीआई कप्तान था अजीत वाडेकर। इसके अलावा भारत के पहले टी20 कप्तान कौन है? इनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। इनसे क्वेश्चन अभी नहीं बना है, इनसे तो क्वेश्चन बन भी चुके हैं और रिपीट भी हो चुके हैं, अब इनसे अभी क्वेश्चन बनना बाकी है वीरेंद्र सहवाग से, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे बना है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन को क्या कहा जाता है? इनका कुछ उपनाम दिया गया था, वहां पर उपनाम का ऑप्शन तो हमें नहीं मिले हैं और इसका राइट आंसर भी हमें पता नहीं चला है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर हमने जहां भी सर्च किया तो हमें नवीन ही इनका उपनाम पता चला है कि इनका उपनाम नवीन होता है, जो कि तो आप सभी को पता ही है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर को 1897 में हुआ। सुजालपुर जिला के शाजापुर के समीप एक गांव आता है भयाना गांव, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि झाबुआ में पहाड़ी फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, कपास या चाय, ये 4 ऑप्शंस में थे और पूछा था कि झाबुआ की पहाड़ी फसल या झाबुआ में कौन सी फसल पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है या उगाई जाती है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सबसे पहली बात हम करते हैं कि झाबुआ की, तो झाबुआ की जो मुख्य फसल है, मध्य प्रदेश के जितने भी फसल उत्पादित जिले हैं जिनमें ज्यादातर फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, वो वीडियो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वहां से लगातार आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके की जुगाड़ में आपको मिल जाएगा। झाबुआ जिले की मुख्य फसल मक्का है, क्लियर है। और इसके अलावा यहाँ पर कपास की खेती भी की जाती है, क्लियर है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहाड़ी क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पर कतार में बोवनी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें मुख्यतः जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ का झाबुआ जिले का, इसमें कपास की खेती की जाती है। ये ऐसे यहाँ पर कपास की जो है फसल लगाई जाती है और इसके बीच में जो जगह होती है यहाँ पर मक्का की फसल उगाई जाती है, तो इस टाइप से मक्का भी यहाँ पर इसकी भी फसल उगाई जाती है। तो पहाड़ी इलाकों में इस तरह से यहाँ पर खेती की जाती है। झाबुआ जिले में स्पेशली हम बात कर रहे हैं, तो झाबुआ की जो मुख्य फसल हो जाएगी वो मक्का हो जाएगी और पहाड़ी फसल हो जाएगी आपकी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? तो इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। इनका जन्म 11 जनवरी को 1954 में विदिशा में हुआ है, मध्य प्रदेश में। 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी कैलाश सत्यार्थी ने, और इस समय ये अभी वर्तमान में कैलाश सत्यार्थी ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान के अध्यक्ष ये हैं, क्लियर है, बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान के अध्यक्ष है कैलाश सत्यार्थी वर्तमान में। इसके अलावा गाइस इनको अभी हाल ही में करंट का ये क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है आपसे। कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG अधिवक्ता के रूप में इनको नियुक्त किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर से बन सकता है और ये क्वेश्चन जरूर आपको बनेगा क्योंकि करंट का क्वेश्चन है और कैलाश सत्यार्थी से रिलेटेड है और संयुक्त राष्ट्र से भी इसका संबंध रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका हो सकता है एग्जाम में देखने को बन जाए।
एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का पारित हुआ। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था अगस्त 1935 में। ब्रिटिश संसद में ये पारित हुआ था अगस्त 1935 में। जब इसे पारित किया गया था तब लॉर्ड विलिंगडन भारत के गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत का अंतिम संविधान था। ब्रिटिश भारत का अंतिम संविधान कौन सा था? 1935 भारत शासन अधिनियम। इसके अलावा गाइस एक और क्वेश्चन आपसे बना है कि शिव कुमार कार्तिकेय किसका उपनाम है, किसका नाम है? इस टाइप से कोई क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया या और क्वेश्चन यही था, तो इसका राइट आंसर क्या है ये पता नहीं चल पाया। आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे बना है कि मल्लखंभ जो प्रतियोगिता है 2021 में हुई है मध्य प्रदेश में, इसमें प्रथम जिला मध्य प्रदेश का कौन सा रहा है? उज्जैन जिला पहले स्थान पर आया है, ध्यान रखिएगा। और इसमें उप विजेता शाजापुर जिला रहा है। जूनियर एवं सीनियर बालक एवं बालिका वर्ग में ओवरऑल चैंपियन उज्जैन जिला ने जीत हासिल की है। इसमें बालिका सीनियर वर्ग में पन्ना जिला और जूनियर बालिका वर्ग में छतरपुर जिले ने तीसरा स्थान इसमें प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में बालक वर्ग में भोपाल के प्रणीत यादव और बालिका वर्ग में उज्जैन की शिवानी किलोरिया चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित की गई है। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका करंट का है। दो क्वेश्चन आपसे करंट के पूछे गए इस वाली शिफ्ट में, और ये इसको भी हमने ई बुक में काफी अच्छे डीपली तरीके से कंप्लीट किया था। एक क्वेश्चन आपसे साइंस में पूछा गया कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा टोटल दो प्रकार की होती है, मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा और अयांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डब्ल्यूबीसी से। गाइस डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको हिंदी में श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। ल्यूकोसाइट भी इन्हें कहा जाता है। तो ल्यूकोसाइट पूरे शरीर में पाई जाती है जिसमें रक्त और लसिका प्रणाली होती है। इसके अलावा साइंस में गाइस जंतु जगत और पादप जगत से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपका आया था। इसके अलावा साइंस के यही दो तीन ही क्वेश्चन हमें मिल पाए थे, और क्वेश्चन नहीं मिले थे, इसीलिए यहाँ पर जितने भी हमें मिले थे पूरी डिटेल के साथ हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपका आगे से कोई क्वेश्चन बने तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। गाइस अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले, एप्लीकेशन को टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि एग्जैक्ट आपको वीडियो पसंद भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हम हमारे एक नई स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।